नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी, जो खुद थकते नहीं मगर दूसरों को राहत देते, जो हमें दर्द से लड़ने की हिम्मत देते हैं, जो दवा ही नहीं दुआ भी देते हैं, जो हर धड़कन को पहचानते हैं, जो सफेद कोट पहनकर फरिश्ता बन जाते हैं, जो जिंदगी की डोर थामते हैं मरीजों की सेवा में, जो दिन रात खड़े होते हैं जब कोई उम्मीद नहीं होती तो हमें उनके होने का भरोसा होता है। भगवान के बाद अगर कोई है तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स केवल एक पेशा नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। हर साल डॉक्टर्स के समर्पण और योगदान के सम्मान के लिए पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर्स डे मनाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर्स हमारे प्राण रक्षक हैं, उनका योगदान हर सीमा से परे है। इसे मनाने का उद्देश्य एक ही है और वो है चिकित्सकों का सम्मान। सफेद कोट पहनने वाले इन योद्धाओं को विश करने का आज एक स्पेशल मौका है। हमारी रियल लाइफ के ऐसे सुपर हीरोज को दिल से सलाम। आज सवाल नहीं होंगे क्योंकि आज जिज्ञासाएं हैं। हम अपने आप को कितना जानते हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम अपने अंदर की बीमारियों को कितनी जल्दी पहचानते हैं इससे फर्क पड़ता है और ये काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स, जो वक्त रहते हमें साचेत करते हैं और वक्त निकलने के बाद भी हमारी धड़कन को पकड़ कर बैठे होते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुशियों के पल को जी सकें। और इसलिए आज हमारे इस पैनल में कोई गेस्ट नहीं है, सारे धरती के भगवान हैं जिनकी सेवाएं हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति जोशी जी, सी कंसल्टेंट से मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट और डेंटोफेशियल प्रोस्थोटिक्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, सी कंसल्टेंट से पेडियाट्रिशियन है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनल शर्मा जी, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा जी हैं, न्यू बॉर्न एंड स्पेशलिस्ट। शुरुआत करना चाहेंगे स्वाति जी आपके साथ, क्योंकि चमकते हुए दांत और चमकता हुआ चेहरा यह बताता है कि इंसान कितना खुश है और कितना स्वस्थ है। तो जरा अपनी इस पूरी फील्ड में भूमिका और अभी तक के अनुभव और साथ में डॉक्टर्स डे पर आप कैसा फील करते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी डॉक्टर्स डे पे कि भगवान मानने वाली बात तो आपकी सही ही है, क्योंकि जो दांत हमें भगवान ने दिए हैं उन्हीं दांतों का एक लाइफ लाइक रिप्लेसमेंट कर पाना ये बहुत ही कम डॉक्टर्स द्वारा पॉसिबल है। एंड बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो ओरल हेल्थ है उसको हम एक आईने की तरह देखें। हमारी मेडिकल हेल्थ, फुल बॉडी की जो हेल्थ है उसका एक आईना बना करके समझें। सारा चेकअप, सालाना चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें और डेंटिस्ट के पास जाकर एक ज़रूरी चेकअप करवा के ही आएँ। और मैम, मैक्सिलोफेशियल का मतलब क्या है? मैक्सिलोफेशियल का मतलब है, मैं एक स्पेशलिटी डेंटिस्ट हूँ जो कि आपके ऊपर के नीचे के दो जबड़े होते हैं जिसको मैक्सिला एंड मैंडिबल बोला जाता है। तो मैक्सिलोफेशियल का मतलब होता है कि हम चेहरे के प्राकृतिक पार्ट्स के रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स या किसी ट्रॉमा के पेशेंट में, एक्सीडेंटल केसेस में मिसिंग आँख, नाक, कान एवं पूरे जबड़े का नया लाइफ लाइक जो रिप्लेसमेंट है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मीनल शर्मा जी आप ज़रा बताइए मैम, क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा है कि होम्योपैथी की तरफ बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ा है, या मैं कहूँ कि प्राकृतिक चिकित्सक की तरफ और प्राकृतिक जो घर के संसाधन हैं उनकी तरफ। आपको लग रहा है कि होम्योपैथी बराबर में टक्कर दे रही है एलोपैथी को? सबसे पहले मैं थैंक्स बोलती हूँ आप सभी को मेरे को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और
नमन करती हूँ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को, जिनकी याद में हम आज का डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल है कि होम्योपैथी का रुझान बढ़ा है और होम्योपैथी एलोपैथी को टक्कर दे रही है, तो डॉक्टरी में एक ये चीज़ जो टक्कर देने वाली है उस बात से मैं बहुत ज़्यादा एग्री ऐसे नहीं करती हूँ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, ये है कि हर पैथी का अपना महत्व है। होम्योपैथी आज के दौर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एलोपैथी को क्रिटिसाइज़ करें या एलोपैथी अच्छा करे तो होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ करें। बट हाँ, ये है कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यानी स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट्स की या फिर जो नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसकी ज़रूरत है नहीं है, वहाँ पे हम होम्योपैथी का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। हर पैथी के अपने लिमिटेशंस होते हैं। प्योर सर्जिकल केसेस में होम्योपैथी के लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्किन डिसऑर्डर्स, सोरियासिस हो गया या फिर डर्मेटाइटिस हो गया, हेयर फॉल, एलोपेशिया हो गया, जिस तरीके से आज का यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है अपने कॉस्मेटिक रीजंस को लेके, वहाँ होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी बीमारियों में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली क्रॉनिक डिसऑर्डर्स यानी जो बहुत लंबे समय से बीमारियां हो रखी हैं उनमें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी दूसरी पैथी को क्रिटिसाइज़ करें, मैं नहीं करती हूँ। बट हाँ, यहाँ जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप होम्योपैथी में, आयुर्वेद में दवाइयाँ ले सकते हैं जब तक कि अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। गर्ड के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, जो होम्योपैथी इमरजेंसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी जो प्योर सर्जिकल केसेस है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ही हो गया है तो आपको वहाँ पे जाके ब्लड ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सी कंसल्टेंट से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सर, ये टर्मिनोलॉजी ना कॉमन मैन के समझ में नहीं आती है। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स डे हैं, उनको तो शायद मैं समझाऊं कि भाई नसों के जरिए जो इलाज कर पाए वो हमारे अग्रवाल साहब हैं। मैं सही तो कह रहा हूँ ना सर? तो पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने, एक तो मैंने नोट किया है कि वो हमेशा टाइम टू टाइम डिफरेंट चाहे एजुकेशन हो और उनके तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता रहा है। तो फर्स्ट इंडिया की ये मुहिम बहुत ही अच्छी है और मतलब ऐसा नहीं कि एक ओनली अपन न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, बल्कि ओवरऑल आप बहुत अच्छा फील्ड के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एंड हेल्थ केयर सिस्टम ओवरऑल। तो थैंक यू उसके लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी मैं बेसिकली बोलूँगा कि आपको एक शॉर्ट में समझाऊंगा कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बोलेंगे कि कभी भी पहले सपोज बॉडी में कोई गांठ हो गई, तो सपोज पहले आप क्या करते थे कि आपने एक सुई ली और ब्लाइंडली उसके अंदर डाल दिया। अब आपको पता ही नहीं कि वो सुई कहाँ गई, किस पार्ट में गई, कैसे गई, और आपने सैंपल लिया। कॉम्प्लिकेशन भी होने की संभावना है, रिजल्ट्स भी हो सकता है कि इतना अच्छे नहीं आए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इमेज गाइडेड, मतलब इमेज यानी कि हम वी आर एक्सपर्ट इन अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये हमारी प्राइमरी स्पेशलिटी है जो हम इसमें एक्सपर्ट हैं। ये तो हम मानते हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट इसमें कोई नहीं है। तो हम इमेज में देखते हुए, यानी कि अगर मैं कोई प्रिक भी कर रहा हूं तो मेरी निडल उसमें जाते हुए आपको फील होगी कि हाँ ये देखो ये निडल जा रही है, उसका टिप दिख रहा है, तो मैं प्रिसाइजली विदाउट कॉम्प्लिकेशन के साथ सारे प्रोसीजर्स करूंगा। वेस्कुलर क्षेत्र में, यानी कि अगर खून की नसों की बात किया जाए, वेन्स और आर्टरीज, जैसे हार्ट में 3 नसें होती है वैसे पूरी बॉडी में नसें हैं, तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी ब्लॉकेज आ जाए, किसी भी तरह के कोई वो फैल जाए या सिकुड़ जाए या कैल्शियम जमा हो जाए, तो उसकी एंजियोप्लास्टी करना, वेरिकोज वेन हो गया, जैसे डिफरेंट तरह की जो अपनी डिजीजेज है उसको विदाउट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ चीरा फाड़ी टाका किसी भी उसके खोलना, विद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में एनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑन्कोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ऑन्कोलॉजी में लीवर ट्यूमर्स एंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली हम ये बोलूँगा इसमें कि इमेज गाइडेड जो भी चीज़ है उसको करना विदाउट मतलब लेस और नो कॉम्प्लिकेशंस, डे केयर प्रोसीजर्स, अपना काम अगले दिन आप रिज्यूम करो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक स्पेशलिटी है। तो इसको मैं चाहूँगा कि पब्लिक इसको समझे कि बेसिकली कहाँ इसका यूज है और कैसे इसका यूज हो रहा है। ये बहुत इनोवेशन है, जैसे कंप्यूटर साइंस इनोवेशन कर रही है वैसे हेल्थ केयर भी इनोवेट कर रहा है। अभी कह रहे हैं कि सर्जिकल की जरूरत नहीं होती। नहीं, सर्जरी की जरूरत अपनी जगह है काफ़ी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास पैर की नसों का कोई ब्लॉकेज लेके आया और देर बहुत लॉन्ग सेगमेंट ब्लॉकेज है, लंबा ब्लॉकेज है, तो मैं बोलूँगा कि इस पर हो सकता है कि अपन को कितने स्टेंट डालूंगा, 5-7 स्टेंट डालूंगा नहीं। तो बेसिकली मैं इसमें बोलूँगा कि इसको ऊपर से लेके हार्ट का जैसे बहुत होता है वैसे इसका वो होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए। लेकिन अगर 1 या 2 स्टेंट की जरूरत है तो फिर अपन इसको डालेंगे और इसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो सर्जरी का अपना इंडिकेशन है, इसका अपना इंडिकेशन है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक शरीर है, उसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि दिक्कत क्या है, वो बाकायदा रेडियोलॉजी के जरिए कहें कि आप एमआरआई कहिए, सीटी स्कैन कहिए, एक्सरे कहिए, उसके जरिए पहले देखते हैं कि भाई है क्या।
उसके बाद फिर वेंस के जरिए उस हिस्से पर जाते हैं और वहां फिर इलाज करते हैं, यही कहें सर? हाँ, रेडियोलॉजी का जो पहले एक वो था कि भाई ये लोग खाली डायग्नोस करते हैं, तो अब डायग्नोस के साथ साथ हम थेरेपेटिक यानी ट्रीटमेंट पार्ट में भी इन्वॉल्व है, ठीक, मोस्ट ऑफ द काफ़ी जगह। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, सी कंसल्टेंट से, न्यूरो सर्जन हैं, साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो के अंदर डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, सी कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन। लेकिन सर सवाल, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मनोज जी, न्यूबॉर्न, और आप क्योंकि उसमें स्पेशलिस्ट भी हैं, एक जब बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उस वक्त। तो सबसे पहले तो ये बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त कि भाई आपको किस तरीके से उन कॉम्प्लिकेशन से न्यूबॉर्न से पहले भी बचना है और न्यूबॉर्न के दौरान किस तरीके से बचना है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को डॉक्टर्स डे के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में जैसा कि आपने कहा कि न्यूबॉर्न्स के कॉम्प्लिकेशंस और उससे पहले हम क्या सावधानियां रख सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई मदर कंसीव होती है या उनको ये खुशखबरी मिलती है कि वो अब उनके बच्चा होने वाला है या प्रेग्नेंट हैं, तो उनको एक रेगुलर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से अटैचमेंट लेकर रेगुलर कंसल्टेशन करना चाहिए। हर स्टेज में डिलीवरी के मदर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्वस्थ बच्चे के लिए। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड, आप डिलीवरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल ही कराएं, हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराएं, जिससे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसको हम गोल्डन मिनट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। गोल्डन मिनट बच्चे के जन्म के विदिन 1 मिनट में अगर बच्चे को अच्छे से केयर दी जाए तो आउटकम बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर बच्चे का जन्म इंस्टीट्यूशनल नहीं है, बच्चे को कहीं से रेफ़र करके दूसरे हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं सर, पहले इसी को खुलकर बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो गोल्डन मिनट है उसमें क्या होना चाहिए और कुछ नहीं होने से क्या हो सकता है? यस, जैसे बच्चे का जन्म होता है, स्पेसिफिकली जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं या समय से पहले जिनका जन्म होता है या जिनका वेट कम होता है, उन बच्चों में अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात लेते हैं कि अगर उनका टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाएँ, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते बच्चों में, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। जब किसी बच्चे को हाइपोथर्मिया होता है तो उसके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, उसके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, उसके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के या उनके और ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उस बच्चे का इमीडिएटली विदिन मिनट हम उसका टेम्परेचर ही मेंटेन कर लें तो आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। सेकंड है बच्चे का रिसक्सिटेशन। अगर जन्म पे कोई बच्चा नहीं रोता है अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से या किसी भी कारण से, दूसरा अगर बच्चे को कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे का विदिन 30 to 60 सेकेंड ये मैनेज करना कि बच्चा क्राई करे या बच्चे को प्योर ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो जाए बच्चे का, ये लॉन्ग टर्म आउटकम में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। अगर बच्चा इमीडिएटली विदिन गोल्डन मिनट ही हम सारे बच्चे का टेम्परेचर, बच्चे का ब्रीदिंग मैनेजमेंट, बच्चे का हार्ट मैनेजमेंट और ये चीज़ों अगर सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मैनेज करते हैं तो उसके डिस्चार्ज होने के और डिस्चार्ज के बाद हेल्दी रहने के मैक्सिमम चांसेज होते हैं, रादर देन कि अगर कोई बच्चा रेफ़र होकर आता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना, डिलीवरी के टाइम पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना जो उसको विदिन मिनट हैंडल कर सके क्विकली अपनी टीम के साथ, वो फ्यूचर आउटकम के लिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाहर का टेम्परेचर उतना जितना माँ की वोम का टेम्परेचर है? यस, बच्चा गर्म एनवायरनमेंट में ही रहना चाहिए। तो बच्चे का टेम्परेचर जो हम जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद हम उसे वार्मर के नीचे इमीडिएटली रखते हैं, उसको वाइप आउट करते हैं बच्चे के सीक्रेशंस को, जिससे वो ड्राई हो जाए और मेंटेन 36.5 से 37.5 के बीच टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। तो ये फ्यूचर आउटकम्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको ऐसे समझिए कि बच्चा है वो तो उसका तो इम्यून सिस्टम बहुत कम है, यस, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। हम जैसे एसी कमरे से निकलकर अचानक से गर्मी में चले जाएं तो भी बीमार हो जाते हैं और गर्मी से निकलकर अचानक एसी में आ जाएं तो भी बीमार हो जाते हैं। आप सोचिए, बच्चा तो अचानक से इस दुनिया में आया है, उसका इम्यून सिस्टम नहीं है, इसलिए हमें न्यूरो सर्जन की जरूरत है। जो कहते हैं ना कि गांव में भी तो बच्चे पैदा होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है और उस बदलती स्थिति में हर बच्चे को न सिर्फ बेहतर डॉक्टर की जरूरत है बल्कि प्रिकॉशंस उतने ही महत्वपूर्ण है जितना डॉक्टर महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डॉक्टर राजविंदर सिंह जी हैं। राजविंदर सिंह जी, आज के दौर में न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है सर, और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और राजविंदर जी, जो
ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनमें ये समस्या और ज्यादा है, कोई खास वजह इसकी? देखिए, प्रॉब्लम्स तो न्यूरो में काफ़ी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें मैं ब्रेन और स्पाइन 2 सेगमेंट्स हैं मेनली। अपन बात करें कि अभी क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी डायग्नोस्टिक टूल्स भी काफ़ी चेंज हुए हैं पिछले 15 वर्षों में, उसकी वजह से भी बीमारियां पकड़ में आ रही हैं। पहले वही हो सकता है ब्रेन की पैथोलॉजीज पकड़ में नहीं आती थी, सडनली कुछ बड़ा इवेंट होता था जो कि ज़िंदगी के लिए भी थोड़ा सा डेंजरस कंडीशंस पैदा करता था, लेकिन अभी वो चीज़ें डिटेक्ट होती हैं और चीज़ें पकड़ी जाती हैं और उनको फाइनली आप सर्जिकली या मेडिकली जिस तरीके से भी आपको मैनेज करना है उनको मैनेज करते हैं। अभी आपने दूसरा शब्द बोला कि ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं उनमें प्रॉब्लम्स की बात करें, तो ऑफिस में जाने वाले जो लोग हैं उनका तो बेसिकली बात करूँगा तो ब्रेन से बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन स्पाइन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो ऑफिस गोइंग जो पीपल है, लंबी लंबी जिनकी सिटिंग्स होती हैं या बहुत ज़्यादा अभी लैपटॉप या इस तरह के भी गैजेट्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनको कि जनरेट करते हैं, कुछ स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ जनरेट करते हैं। तो ये चेंजिंग लाइफ स्टाइल है एक्चुअली, जिसने कि बहुत सारी नई चीज़ों को जन्म दिया है। और क्योंकि समय के साथ चीज़ें अब डायग्नोस्टिकली पकड़ में आ जाती हैं तो उनका पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी चेंज हो गया। कुछ साल पहले तक वो चीज़ें बहुत सी पकड़ में नहीं आती थी, तो एक बहुत ही वेग वे में उनका ट्रीटमेंट चलता था। तो कहीं ना कहीं साइंस, मेडिकल साइंस दोनों चीज़ें बहुत ही चेंज हुई आने वाले कुछ सालों में, उसी हिसाब से चीज़ों की मैनेजमेंट भी बदल रही है। लेकिन सर आपने कहा कि भाई ब्रेन और स्पाइन 2 को हम जोड़ते हैं तो हमारा पूरा न्यूरो सिस्टम क्रिएट होता है। ब्रेन को हम कितना समझ पाएँ, क्योंकि मैं जब भी कहीं रिसर्च पढ़ता हूँ तो कहते हैं कि ब्रेन अभी भी अनसुलझा है, अबूझ पहेली है। तो क्या कभी हम सोच पाएंगे कि हम ब्रेन के हर एक हिस्से को उसी तरीके से समझ पाएं जैसे हम शरीर के बाकी हिस्सों को समझ पा रहे हैं? इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि अगर करीब मैं 15-20 साल पहले की बात करूँ तो प्रॉपर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भी जो चीज़ों को डायग्नोस्टिकली पकड़ने का सिस्टम था और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था वो काफ़ी डिफरेंट था। ओवर द ईयर्स, इन 20 ईयर्स में खुद मैंने प्रैक्टिस में भी देखा है कि 20 साल में जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है वो काफ़ी चेंज हो गई है। रही ब्रेन को समझने वाली बात, तो ऐसा है कि ये बात सही है कि ब्रेन एक अनसुलझी सी पहेली की तरह ही आज भी कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनका आज भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं है, चाहे मैं उन बीमारियों की बात करूं या उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करूं या, लेकिन फिर भी ये चीज़ ज़रूर है कि जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं इन 20 सालों में काफ़ी चेंज हुआ है। वो इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट में भी बहुत हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं आज हमारे पास, और जो ऑपरेटिव टूल्स हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं। तो उसकी वजह से ब्रेन जैसे सब्जेक्ट में जहाँ बहुत अच्छी मॉर्टेलिटी थी, बहुत हाई मॉर्टेलिटी मानते थे, वो ज़रूर पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम आई है। और इसका वजह, इसका कारण आपको क्या नजर आता है? क्योंकि मैं जब बेसिक कारण समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि भाई बाकी ऑर्गन को आप एक डेड बॉडी के साथ भी समझ सकते हैं, ब्रेन को नहीं समझ सकते। ब्रेन फंक्शनल होगा तो ही समझ में आएगा, और फंक्शनल के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्या एक बड़ी वजह है? ब्रेन में क्या एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एलोक्वेंट जोन्स होते हैं, मतलब बहुत ही सेंसिटिव जोन में मानूँ एक आम व्यक्ति की भाषा में, कि जिनमें अगर कोई पैथोलॉजी बीमारी हो जाए तो वो किस तरह से फाइनली उसका आउटकम क्या होगा पेशेंट का, ये कभी कभी बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई पैथोलॉजी हुई, आपने उसका ट्रीटमेंट भी किया, तो भी मरीज हमसे पूछता है कि सर इसका फाइनली 20 दिन बाद, 1 महीने बाद क्या इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो वहाँ ज़रूर उसका जवाब देना भी एक सर्जन के लिए या न्यूरोलॉजिस्ट भी अगर इस तरह के कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो वो थोड़ा सा ब्रेन के मामले में एक पहेली की तरह होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी भी साइंस ने सुलझा ली हैं, और शायद उस सुलझाने की वजह से ही आप बहुत सारे फ्रंट्स पर पेशेंट को भी सेटिस्फाई कर पाते हो कि पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम हुई है, आज हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। लेकिन कुछ सेगमेंट्स में अभी भी कुछ चीज़ें अभी भी एक पहले की तरह हैं, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, डॉक्टर संजीव गुप्ता जी पेडिट्रिशियन है। संजीव जी, क्योंकि ये तो एक अलग ही चीज़ है, यहाँ तो जो वयस्क हैं वो अपने डाइटिशियन को नहीं रखते हैं, तो यहाँ तो बच्चों के लिए डाइटिशियन को रखना, मुझे लग रहा है सबसे पहली चुनौती तो आपके सामने यही होगी कि माताओं को, पिता को, खासकर उनकी दादियों को ये समझाना कि भाई ज़रूरत है, शुरू से ज़रूरत है। क्या ये बड़ी चुनौती है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जो ये पहल है जिसपे कि हम सभी दर्शकों को हमारे जो डेली हमारे जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग वर्ग से जुड़ी लुगी चीज़ों को हम आपके सामने ला रहे हैं। अब आपने सबसे पहले कहा कि हाँ, यस, बट जैसे अपन देखें पहले उल्टा अच्छा था सर,
हम होममेड फूड्स, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हमारा फूड हुआ करता था, ईजिली एक्सेसिबल, हम कहते हैं ईजिली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, आपके घर में आपके समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, तो हमारी दादी नानी जो बनाती थी, और आप देखेंगे हमारे पूर्वजों ने और हमारे पुराने लोगों ने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे दाल के साथ चावल, तो आपके साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, साथ में सारी वेजिटेबल्स, ये पुरानी आपने देखा है हमारे स्प्राउट्स, ये शुरुआत से आज का दिन में नहीं है, परंतु अब आपने देखा होगा क्योंकि कोविड जो हुआ वो सभी के जहन में है, और कोविड से क्या हुआ कि अभी हमने लास्ट 4-5 ईयर में क्या देखा है कि लोगों का, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि कोविड में बच्चे बहुत एक अलग टाइप से उनकी ज़िंदगी चेंज, परिवर्तन आया, वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ा, उनकी फूड हैबिट्स चेंज हुई, और यस आपने बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उठाया कि ये सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में डाइट बच्चों को, क्योंकि लोग को अभी तक भी पेरेंट्स को, स्पेशली माँ और बाप को, जैसे हम पिताजी को कहते हैं या माता को कहते हैं कि आपको अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेज है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, पहले आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले हम सीवियर डिहाइड्रेशन के मरीज बहुत देखते थे, अभी सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे ओपीडीज़ में, हर जगह कॉन्स्टिपेशन, साथ में मोटापा। पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, सबसे पहले कि हम कहते थे हमारे पास माल न्यूट्रिशन, मोटापा भी एक माल न्यूट्रिशन है, बिल्कुल। सो सबसे ज़्यादा अब हमें प्रॉपर डाइट, क्योंकि हमें उसकी बैलेंस डाइट को समझना है, और यस ये हमारे आज की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है कि जैसा आपने बताया कि माँ को और उसके पिताजी को कि यस व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट। ठीक है सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो पैनलिस्ट है ना, वो धरती के भगवान है और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप फिल्मी हीरो की बात मत कीजिए, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे की फिल्म आपको दिखाते हैं, आप इंटरटेन होते हैं, साथ में पॉपकॉर्न खाते हैं, उससे ओबेसिटी होती है, कब्ज हो जाती है, और भी 50 तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। रियल हीरोज ये हैं जो हमारी स्क्रीन पर, जो उसके बाद हमें बचाते हैं और कभी एहसान नहीं दिखाते। हमेशा इनका एक ही ध्येय है कि मरीज की सांसों को अंत तक थाम कर रखना, और इसलिए हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को आज आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि उनसे हम बहुत सी चीजों को समझ सकें। शुरुआत करना चाहेंगे दीपक सर आपके साथ। अब क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई वेन के जरिए बहुत सी चीजें हो सकती हैं, हम एक नए दौर में जा रहे हैं, क्या हम इसके अंदर कभी नैनो टेक्नोलॉजी को या नैनो रोबोट को इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे, या हो चुके हैं? और हम इतना हो चुका है कि जो सर्जरीज पहले 5 घंटे 10 घंटे चला करती थी, आज वो 1 से 1.5 घंटे में होती है। और आप जिस फील्ड से हैं उसमें बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जिनको हम सीधा पहले डिटेक्ट कर सकते हैं बीमारी को, और मिनिमम सर्जरी के साथ उन्हें सही कर सकते हैं? देखिए, जो आपने रोबोटिक की बात की, तो रोबोट तो अभी भी यूज हो रहे हैं, और अभी एडवांसमेंट ये है कि इंक्लूडिंग ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, रीनल सर्जरीज, इसमें रोबोट का बहुत सिग्निफिकेंटली यूज हो रहा है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंजीनियरिंग फील्ड अपना एक बहुत एडवांसमेंट कर रही है, तो इसमें भी डेफिनेटली बहुत अच्छे इनोवेशंस की संभावना है, और वो होंगे। आज भी हम रोबोट तो डेफिनेटली यूज कर ही रहे हैं। दूसरा ये बात करें कि अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी या वेस्कुलर रेडियोलॉजी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो अगर मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ में बताना चाहूँगा, अदरवाइज बहुत वास्ट फील्ड है, कि जैसे ब्रेन में कोई गार्ड बन जाती है, एनेरिज्म हो गया, तो उस एनेरिज्म को आप 2 ऑप्शन है कि या तो ओपन सर्जरी करके उसकी क्लिपिंग करिए या फिर उसकी कॉइलिंग करिए। तो कॉइलिंग में कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, ब्रेन का कोई हड्डी नहीं हटाते हैं, और वो हो जाती है स्ट्रोक में जो क्लॉट जैसे गया उठ के ब्रेन की नस में गया, उसको अगर आपने गोल्डन पीरियड में 6 आवर के पीरियड में अगर उस क्लॉट को निकाल दिया, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे हैं।
थायराइड की बात करते हैं, जैसे थायराइड में अपन क्या होता है, नोड्यूल बन गए। मोस्ट ऑफ द नोड्यूल जो थायराइड में होते हैं वो बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। अगर क्या क्या ऑप्शन अपने पास कि अगर भाई या तो अगर बड़ा नोड्यूल है, पेशेंट को सिम्टम दे रहा है, तो पूरे थायराइड को निकालना पड़ेगा। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि थायराइड ग्लैंड को ही निकालना पड़ेगा। तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं? हाँ, उसके कोई साइड इफेक्ट ये है कि भाई थायराइड हार्मोन भविष्य में कम हो जाएगा, उसको जीवन भर हो सकता है कि सप्लीमेंटेशन थायराइड हार्मोन लेना पड़े, और स्कार आएगा वो अलग। तो हमारे पास अभी रिसेंट एक ऑप्शन है कि हम एक एब्लेशन थेरेपी होती है कि जैसे एक पतली सी सुई गई, उसने वेव जनरेट की और उससे हमने उस थायराइड के नोड्यूल को पूरा बर्न आउट कर दिया। इट इज अ वेरी लाइक ए डे केयर प्रोसीजर। आओ, कराओ, घर जाओ। इसमें थायराइड ग्लैंड बची रहेगी? थायराइड ग्लैंड बनी मतलब रहेगी, इसमें प्रिजर्व रहेगी। जैसे ब्रेन की जो आर्टरी है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया तो इसको रुकते हैं सर, क्योंकि थायराइड एक कॉमन समस्या। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक इंसान के अंदर एक दिन में आप थायराइड को खत्म कर सकते? बिल्कुल, यही कह रहे हैं ना? मैं यही बोल रहा हूँ। और उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है? ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो होता है कि थायराइड क्या स्ट्रक्चरली बिल्कुल नॉर्मल है थायराइड, और जैसे कुछ पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, वो पेशेंट का गला भी भारी होता है ना? हाँ, मैं आता हूँ उस पर। तो कुछ पेशेंट्स में तो ये है कि अगर थायराइड में स्ट्रक्चरली थायराइड की ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसमें इंटरनली फंक्शनल हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको कुछ सप्लीमेंट खाने पड़ रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। बट अगर थायराइड में गांठ है, यानी कि नोड्यूल है, जिसको थायराइड नोड्यूल बोलते हैं, और उसको हम एफएनएसी करके प्रूव कर चुके हैं कि इट इज अ बिनाइन नोड्यूल, नॉन कैंसरस नोड्यूल, जो उसको प्रेशर सिम्टम दे रहा है या कॉस्मेटिक सिम्टम दे रहा है, या फिर उसको खाने में दिक्कत दे रहा है, या फिर उसके सांस लेने में दिक्कत दे रहा है, तो उसका हमारे पास ओनली सिंगल ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है कि थायराइडेक्टोमी कर दो, थायराइड निकाल दो। तो उसके लिए रिसेंट एडवांसमेंट ये है, और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बहुत सालों पहले अपना चुका है, और इंडिया में ये मेट्रो मतलब जो अपने मतलब हमारे यहाँ अभी भी मेडिसिन खाई जा रही है। हाँ, मेडिसिन खाई जा रही है। बॉम्बे दिल्ली में काफ़ी हद तक, अभी हम जयपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, कि हम थायराइड नोड्यूल में जस्ट एक एंटीना लेके जाते हैं, और लोकल एनेस्थेसिया में हम कोई जनरल एनेस्थेसिया नहीं दे रहे, कोई स्पाइनल एनेस्थेसिया नहीं दे रहे, और उस थायराइड नोड्यूल को बर्न कर देते हैं, एंड विद इन 2 to 3 मंथ, 60 to 90 डेज में वो थायराइड नोड्यूल करीबन 80% तक श्रिंक हो जाता है। ठीक है ना? मतलब जो भारी गला होता है वो वापस सामान्य बिल्कुल। और वेरी मतलब बहुत ही शानदार प्रोसीजर है। मतलब मैं इसके रिजल्ट हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों को पता पड़े। राजस्थान थोड़ा सा अपन बाकी वैसे हेल्थ केयर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये आपने एक अच्छी चीज बताई है सर, क्योंकि ये बहुत भारी समस्या है, और मुझे लगता है हर घर के अंदर आज की तारीख में या तो बीपी का पेशेंट मिलेगा या थायराइड का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। स्वाति जोशी जी, मैम, इसका खैर मुझे नहीं लगता कि अकल से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन अकल जाड़, इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि ये 99% अगर मैं गलत नहीं तो एंड में निकालनी ही पड़ती है। तो क्या हम इसको वक्त से पहले निकाल सकते हैं? किस एज के बाद निकाल सकते हैं? क्योंकि अंत में तो इसको निकालना ही है। अकल जाड़ उसे बोलते हैं, उसके साथ ही अंग्रेज़ी में उसे विजडम टूथ के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका इस बात से कोई ख़ास नाता नहीं है कि इससे अकल कम हो जाएगी या आपकी आँखों की रोशनी चली जाएगी उनके निकालने भर से। ये अकल जाड़ एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पोजीशन के ऊपर थर्ड मोलर टूथ प्रेजेंट होता है आपके मुंह के अंदर, जो कि गले और मुंह के बीच का एक जंक्शन होता है। इस जगह पर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपके गले में, आपके सिस्टम में भी फैल सकता है। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसी पोजीशन पे होता है दांत कि वहाँ अगर इसका इरप्शन, जो कि 22 साल की उम्र तक यूजुअली हो जाता है, यदि वो इरप्शन नहीं हो पा रहा है, कारण उसका ये है कि आपके जॉ साइज़ यानी आपके जबाड़े का जो साइज़ है वो छोटा है, जैसे कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, स्लेंडर फेसेस हैं उनमें बहुत कॉमन है। तो यदि वो इरप्शन नहीं हो पा रहा है नेचुरली, तो वो दांत या तो इस तरह से लेटा हुआ पाया जाएगा, या वो उल्टी तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स कैन बी सीन, एंड इन द एंड इट इज़ मोस्ट एडवाइजेबल कि उसको निकाल दिया जाए, बिकॉज उसको ट्रीट कर पाना, उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड उसको हम एक वेस्टिजियल टूथ की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो उसको निकालने के पश्चात कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती है। इनफैक्ट हमारा जो मुंह है उसमें अब एक शॉर्टन डेंटल आर्च कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया है, जिसमें कि हमारे फर्स्ट मोलर तक यानी हमारी पहली जाड़ तक के दांत सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसके पीछे के दांत को हम अदरवाइज भी हटा सकते हैं, और अगर नहीं भी रिप्लेस करते हैं तो काम चलाया जा सकता है। ठीक है मैम, क्योंकि मैं आपसे अभी ये साथ के साथ सवाल ये भी ले लेता हूँ कि भाई बहुत से लोग हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि उनके दांत एकदम चमकते हुए नजर आए, हैप्पी डेंट की ऐड की तरह, कि रोशनी आ जाए उनसे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है, और क्या वाकई में हम हर दांत को वाइट कर सकते हैं? क्योंकि जो उनका कलर है
वो येलोइश और ग्रेइश वाइट की तरफ है, तो हम उनको वाइट क्यों चाहते हैं? आँखों का जो रंग होता है, सफ़ेद रंग जो आई बॉल्स के पास में रहता है, इससे मिलता हुआ एक वाइट टोन हमारे दांतों में होना चाहिए। कुछ किताबों में इस तरह का मेंशन किया गया है। एंड जब आपके दांत येलो टोन में हो जाते हैं आपके खाना खाने की वजह से या आपके एनवायरनमेंट में जहाँ आप रहते हैं उन वहाँ के पानी की वजह से, और समटाइम्स आपके दांतों के अंदर जो ग्रोथ के टाइम पे कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं उसकी वजह से, जैसे कि इनामल हाइपोप्लेजिया हो गया है या और भी कैविटीज़ वगैरह की इनिशिएशन है, तो वो जो दाग धब्बे, पीलापन, ये समस्याएं हैं, ये हम परमानेंटली हटा सकते हैं। या तो आप इसके लिए टीथ ब्लीचिंग करवाएं, जो कि एक बहुत सेफ प्रोसीजर है। आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर करवा सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो, जैसे कि जूम वाइट के नाम से भी जाना जाता है। और या फिर आप इसको मास्किंग कर सकते हैं विनियर्स के द्वारा। तो मैं एक स्माइल डिज़ाइन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं विनियर्स के द्वारा आपका स्माइल फ्रंट टीथ जो है आपके वो चेंज कर सकती हूँ विद अ मिनिमम 0.5 mm शेल और ऑफ इनसे आपके सिरेमिक। दांतों को कोई नुकसान नहीं? नुकसान नहीं है। इनफैक्ट जो येलोनेस है, जो हाइपोप्लास्टिक दांत है, वो सॉफ्ट इनामल है, तो वो देर सवेर खिर जाएगा, दांत आपका टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा और दिखने में भी बहुत खराब लगता है। राजविंदर सर, हालांकि मैं नहीं जानता कि ये न्यूरो का इशू है या ये कोई और इशू है, लेकिन जो इस वक्त एबनॉर्मल बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं वो क्या वजह है सर? क्योंकि ये केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सर मेरे ख्याल से ये पीडियट्रिशियन, मतलब थोड़ा पीडियट की तरफ ले जाइए इसको, सवाल को। इसको मैं पास कर दूं? हाँ, ये पास करेंगे संजीव हमारे सर। संजीव सर से। सर ये जो आपने बताया ऑटिज्म के लिए पूछा है, ये आज जैसे आप कह रहे थे अभी कि ब्लड प्रेशर और थायराइड हर घर की प्रॉब्लम है, ऐसे ही सर अब आप हमारे नज़दीक में, परिवार में, समाज में देखेंगे तो ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म बेसिकली बच्चों में एक तरीके से उनका खुद का सेल्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं वो बच्चे। जैसे हम कहते हैं ना सर कि जनरल लैंग्वेज में, ले लैंग्वेज में, कि उस बच्चे ने अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। वो बच्चा दूसरों के साथ मिलता नहीं है, खेलता नहीं है, उसकी एक्टिविटी का लेवल या तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा या क्या होगा सर, वो बिल्कुल आइसोलेटेड। और ये इसके बेसिक कारण क्या रहे हैं? जैसे अभी ये तो एक वेस्टर्नाइजेशन है कि न्यूक्लियर फैमिली हुई है, बच्चे एक परिवार में एक दो हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इसका हुआ है ये हुआ है स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम में भी आजकल आप देखेंगे परिवार में हमारे पास मोबाइल में बच्चे जो वीडियो, शॉर्ट रील्स जो आप देखते हैं कुछ सेकंड्स की होती हैं। पहले हम देखते थे सीरियल्स आते हैं, आपके पास कुछ भी आएगा, कोई भी सीरियल आएगा, आपने देखा होगा, उसकी एक लंबी एक सीक्वेंस होती है। मतलब आपके उस बच्चे पहले कोई पोएम देखते थे, कुछ सीरियल देखते थे, कुछ गेम्स देखते थे, तो वो सीरियल्स चलता था। अभी क्या हो रहा है? 10 सेकंड, 20 सेकंड की रील, और फास्ट आप देखेंगे कुछ गेम टेक्नो, कुछ तरीके के इस तरीके के गेम है। आप ज़्यादातर बच्चे, हम पूछते हैं पेरेंट्स से, डेली हम अपनी ओपीडी में देखते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को टेक्नो जो फास्ट गेम है, मतलब वो इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वो बच्चे का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को क्या पूछते हैं कि आपके बच्चे में पिछले कुछ समय से कुछ व्यवहार चेंज हुआ है, और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो आपका इवन वो बच्चा हर चीज़ के लिए, जैसे आजकल पेरेंट्स हमें कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, वो एक्चुअल में हमें ऑटिज्म के कुछ क्राइटेरिया है हमारे, ऑटिज्म के हम क्राइटेरियाज के साथ अकॉर्डिंग टू एज उस बच्चे को इवेल्यूएट करते हैं। और ये यदि कोई भी बच्चा अपना एबनॉर्मल बिहेव करता है, किसी भी पेरेंट ले लैंग्वेज में, या अपने आप से बहुत हाइपर एक्टिव आपको लगता है, या एक जगह जो कमांड हम कहते हैं ना, बच्चे को कोई कमांड हम देते हैं तो वो कमांड को फॉलो नहीं करता। स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नर्सरी में बच्चा है, फर्स्ट क्लास में बच्चा है, यूकेजी एलकेजी में बच्चा है, वो टीचर बोलेगा ये बच्चा एक जगह नहीं बैठता है। नहीं, आप सर ऑटिज्म को पहले परिभाषित कीजिए सर। सारे ज़मीं पर जो था, दरअसल सफारी ने जो रोल किया, क्या वो ऑटिज्म का शिकार था? सर यहाँ ये ऑटिज्म को दिखाया था उन्होंने कि ऑटिज्म का रोल, जैसे कहते हैं ना सर, ये एक रोल है। यस, क्योंकि उसमें वो शब्द उल्टे लिखता था, उल्टे दिखता था। अब इसका रील से क्या कनेक्शन है सर? हाँ, रील से कनेक्शन, स्क्रीन टाइम से क्या कनेक्शन? सर स्क्रीन टाइम क्या हुआ है कि हमारे इन डेप्थ, जैसे हमने आपको बोला ना ऑटिज्म में हो क्या रहा है कि आपके इन डेप्थ लर्निंग कुछ भी नहीं हो रहा है, आपकी सुपरफिशियल
जो भी जितनी भी चीजें वो सुपरफिशियल हो रही है, मूवमेंट सुपरफिशियल हो रहा है, उसके बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ऑटिज्म इसको हम सही कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। हमारे पास मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मेरा बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, यस, उसको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें संजीव गुप्ता सर से मिलने की जरूरत है। बिल्कुल, किसी भी जो भी आपके नियरेस्ट आपके शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी सलाह लें। सबसे पहले डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसमें अभी तक बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन, उस बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। राजविंदर सर, क्योंकि ये पूरा शरीर न्यूरो से चल रहा है, न्यूरॉन से चल रहा है, हर चीज को एनहेंस करने के लिए, उसको पावर देने के लिए कुछ ना कुछ इंसान कर सकता है। ब्रेन और न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम को पावर देने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए कि भाई ये मजबूत रहे एटलीस्ट? क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन जितना जानते हैं उससे हमें ये तो पता है कि इसको हम छेड़ नहीं सकते, तो मजबूत कैसे करें? देखिए, पावर देने का तो ऐसा मैं कुछ आइडिया नहीं रहता किस तरीके से पावर दें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो अपना सोशल सिस्टम है पूरा लिविंग का, वो काफ़ी सालों में चेंज हुआ है। और अपन धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके ओवरऑल पूरी बॉडी को या पूरे न्यूरोनल सिस्टम को चेंज करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें अपनी जो टोटल लाइफ स्टाइल है, जिसमें अपना खाना, पोल्यूटेंट्स की मैं बात करूं, जिस एयर में प्रोफाइल में अपन रहते हैं उसका क्या पोल्यूशन लेवल है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें खाना, हवा, ये सारी चीज़ें आपके न्यूरोनल लेवल को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। अब उसमें वो जो पावर वाली बात आप कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली पावर वाली बात तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसका उन सारे फैक्टर्स का एक इन्फ्लुएंस है जो पूरे न्यूरोनल सिस्टम या उसकी एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जिसमें कि योग से हम कर सकते हैं, क्या संभव है? ये योग एक यस, आप प्रोफाइलेक्टिकली मेडिसिन में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा की गई है कि भाई बीमारी के होने से अच्छा है कि आप प्रोफाइलेक्टिकली जो फैक्टर्स हैं उसको या डिजीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करें। तो योग हो गया, रूटीन आपके वर्कआउट्स हो गए, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपकी लिविंग्स हो गई, ये कहीं ना कहीं होने वाली बॉडी में जो डिजीज प्रोसेस है उनकी भी परसेंटेज को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। एक और सर मेरा सवाल आपसे, क्योंकि अब वक्त थोड़ा सा कम है, अमूमन हम देखते थे कि जो बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन है वो 60 या 70 के बाद जाकर वो स्लो होते थे। आज हम देख रहे हैं कि 35 के बाद ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं कर रहे हैं, बहुत स्लो हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं, और मैं सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा रेडिएशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आज बहुत सारी चीज़ें जैसे लैपटॉप्स हैं, स्क्रीन हैं, सारी यूज़ हो रही हैं। जैसे कि ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी हमारे पास जो हम अपने ओपीडी में या आईपीडी में जो पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं उसमें एक नंबर ऑफ ट्यूमर पेशेंट्स बहुत ऑपरेट हो रहे हैं इन दिनों में ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो अपन बात करें कि क्या ये ट्यूमर्स की पैथोलॉजी पहले नहीं थी, तो मुझे लगता है पहले भी थी, या तो वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, चीज़ें अनडायग्नोज रहती थी। अभी वो इस लेवल पर डिटेक्ट हो रही है, तो सवाल ये आ रहा है कि क्या वो केवल डिटेक्ट ही हो रही है या उनका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो वो जो परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं वही फैक्टर्स हैं जिसमें वो रेडिएशंस, वो कुछ कैंसर्स या ट्यूमरस पैथोलॉजी को ब्रेन में या स्पाइन में जनरेट कर रहा है। और पॉल्यूटेंट्स के लेवल पर बात करूँ मैं तो एयर में और अपने डाइटरी हैबिट्स में ऐसे पॉल्यूटेंट्स आ गए खाने पीने में जो कि कहीं ना कहीं उन बीमारियों की परसेंटेज को बहुत बढ़ा रहे हैं। और ये बीमारियों का बढ़ना, आप जो पावर की बात पे आपने शुरुआत करी थी, तो मैं उसमें बात करूँ तो वो इंसान बेसिकली अगर कमज़ोर है, दिमागी तौर पे किसी बीमारी से प्रभावित हो रहा है, तो उसका ओवरऑल उसकी फिजिक, उसकी पावर, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिक्रीज होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी न्यूरोनल डिजीजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इसमें भी अपन को सजग रहने की बहुत जरूरत है। सर एक और सवाल आपसे न्यूरो सर्जरी के बारे में सर बताइए कि भाई हम न्यूरो सर्जरी में कहाँ तक आ चुके हैं, बाकी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ हैं, और हमारे न्यूरो सर्जरी का अपग्रेड वर्जन क्या है? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पिछले 20 सालों में खुद न्यूरो साइंसेज काफ़ी चेंज हुई है। मैं अपनी इन पर्टिकुलर अपनी फील्ड और अपनी सर्जरीज की बात कहूँ तो अभी हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिस वजह से कि एग्जैक्टली आपको उस पैथोलॉजी पर जाना है, उसकी सर्जरी करनी है और सेफ साइडेडली मीन्स पेशेंट को बिना कोई नुकसान पहुँचाए उस सर्जरी को ख़त्म करके वापस आना है। इससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं अधिकतर वो सब मार्केट में, बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े सेटअप्स में न्यूरो सर्जन्स के पास अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं इन टूल्स ने ही सर्जरी के ओवरऑल रिजल्ट को ड्रास्टिकली चेंज किया है। एक वर्ड था कि चेंज नहीं किया, ड्रास्टिकली चेंज किया। मैं आपको बताऊं, एक टूल है जैसे न्यूरो
ब्रेन एक कैविटी की तरह है, उसमें ब्रेन में पैथोलॉजी पड़ी है, पैथोलॉजी बहुत छोटी भी हो सकती है। एक टूल आया पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में, न्यूरो नेविगेशन, जो और एडवांस हुआ, और उस टूल की वजह से ब्रेन में हम बिल्कुल पिन पॉइंटेड जाते हैं, उतनी ही उस हड्डी को रिमूव करके छोटी सी क्रेनोटॉमी में उस एक ट्यूमरल ऑब्लिक जिस भी तरह की वो पैथोलॉजी है, कोई वास्कुलर पैथोलॉजी है, उसको ट्रीट करके वापस आ जाते हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो उस न्यूरो नेविगेशन या और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिन्होंने सर्जरी के रिजल्ट्स को ड्रास्टिकली बदला है। तो ये सब वो साइंस ही है फाइनली, जिसने मरीज की बीमारी के संबंधित परिणामों को कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पर चेंज किया। और आने वाले कुछ सालों में मैं सोचता हूँ कि ये टूल्स और एडवांस होंगे, और मेडिकल साइंस में केवल न्यूरो सर्जरी का मामला नहीं है, और भी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत हाई एंड रहेंगे। सर वक्त रहा तो मैं इस सवाल का जवाब अंत में आपसे ज़रूर चाहूँगा कि क्या फ्यूचर में हम रोबोटिक न्यूरो सर्जन भी देख सकते हैं? रोबोटिक न्यूरो सर्जरी तो काफ़ी जगह आ चुकी है, मतलब एग्जैक्टली यूरोप के कुछ 1-2 देशों में शुरू हुई है, लेकिन स्पाइन में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गई है। ठीक। और रोबोट की हेल्प से कुछ सर्जरीज की जाती हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मैनुअल फंक्शनिंग या मैनुअल जो प्रोटोकॉल ऑफ सर्जिकल स्किल है उसको रिप्लेस करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर मीनल शर्मा जी, क्योंकि पूरी होम्योपैथी अगर मैं गलत नहीं तो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन पर टिकी हुई है, तो क्या हम इसको कुछ अपग्रेड भी करते हैं, जो बस चला आ रहा है बस उसी के हिसाब से हम करते हैं? और इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि एक पेशेंट कितना बेहतर तरीके से डॉक्टर को बता पा रहा है अपनी सिचुएशन, उसके हिसाब से शायद ये पूरे के पूरे केमिकल कंपोजिशंस क्रिएट होते हैं। तो क्या जर्मन मेडिसिन का असर अभी भी हमारे इस होम्योपैथी में है? बिल्कुल, मेडिसिन सॉल्ट पे होम्योपैथी टिकी हुई है, प्लस होम्योपैथी पे अभी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। रिसेंट रिसर्च आईआईटी बॉम्बे में हुआ है, जिसमें ये सामने आया है कि होम्योपैथी नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आप बात कर रहे हैं माइंड की या मेंटल डिसऑर्डर्स की या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स का बहुत अच्छा रोल है। और इसी कारण से जैसे आपने बात करी ऑटिज़म की, इस तरीके के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरीके की बीमारियों का विद काउंसलिंग होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ में जब पेशेंट आजकल जो सर जैसे मेरे रिस्पेक्टेड सर ने बताया, स्क्रीन टाइमिंग का जो बताया है, इसमें एक स्टडी भी हुआ है कि जितना स्क्रीन टाइम अब हम जो 1 सेकंड की रील है उसको भी नहीं पूरा देखते हैं, तो इस तरीके के जो पैटर्न बनते जा रहे हैं बीमारियों के, उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। होम्योपैथी में फर्दर स्टडीज़ हो रही हैं, आजकल रिसर्च सेंटर्स भी खुल रहे हैं और बहुत सारे रिसर्च भी सामने आए हैं, तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हालांकि ये है कि हमें थोड़ा सा लोगों में मिथ्स ज़्यादा है होम्योपैथी को लेकर, जैसे धीरे असर करती है या फिर प्लेसिबो इफेक्ट है। इस तरीके की धारणाओं को बदलने के लिए एविडेंस बेस्ड स्टडी हो रही है। आजकल जो जर्नल्स हैं या इस तरीके की जो चीज़ें स्टडी हो रही है, उनमें एविडेंस के साथ में प्रूफ दिया जा रहा है कि क्या क्या बिफोर आफ्टर का ट्रीटमेंट के इन्वेस्टिगेशंस के, तो काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो क्या वाकई में मीठी गोली धीरे असर नहीं करती? ऐसा नहीं है। जितनी पुरानी, जो आपने इतना पुराना ट्रीटमेंट लेके उस बीमारी को सप्रेस किया है या पैलिएट किया है या दबाया है उस बीमारी को, उसको असर होने में, अगर 8 साल पुरानी बीमारी है, उसको असर होने में पूरी तरह क्योर करती है होम्योपैथी। पर्सन पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, पर्सन को एज अ होल ट्रीट करती है, तो उसको क्योर होने में अगर 6 महीना ले रहा है तो आई थिंक इतना धीरे असर नहीं कर रही है वो। आप पैलिएट भी तो कर रहे थे उससे, राइट? ठीक है डॉक्टर मनोज शर्मा जी, क्योंकि एबनॉर्मलिटी भी बच्चों के अंदर है और उसको डिटेक्ट भी करते हैं आजकल, हम 4-5वें महीने के आसपास उसको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन एक केस जिसमें एक बच्चा एबनॉर्मल शो होता है, 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो अबॉर्शन करा लेते हैं, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है कि एबनॉर्मलिटी इस तरीके की है ही नहीं कि बच्चे को अबॉर्ट कराने की ज़रूरत है। भाई उसके लिए क्या कुछ हमारे पास है कि हम उसको यहीं पे डिटेक्ट कर सकें, 10 दिन 5 दिन के अंदर हम पेरेंट्स को रिपोर्ट दे सके कि नहीं घबराइए नहीं, इतना भी वक्त नहीं गया है कि आप अबॉर्शन की तरफ जाएं और बच्चा सही है, क्योंकि ऐसे केस बहुत बड़े हैं। यस, इसको अपन एंटीनेटल स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे जो भी मदर कंसीव हो रही है, जो प्रेग्नेंट हैं अभी, एक तो उनको सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए, जो भी एलिजिबल कपल्स हैं, कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे पहले वो पहले अपने आप को हेल्दी रखें। हेल्दी इन सेंस कि कोई भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। सेकंड, बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूबॉर्न बच्चे में हो सकती हैं, उनके लिए सिंपली एक फॉलिक एसिड टैबलेट यूजली करते हैं प्रेगनेंसी से पहले। तो आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उससे कुछ मंथ पहले एक बार आपको जनरल मीटिंग अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से करना चाहिए कि अब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी, उससे कुछ चीज़ों के चांसेस हम कम कर सकते हैं। दूसरा,
एंटीनेटल जो स्क्रीनिंग है उसका टाइम 9 वीक्स 10 वीक्स के आसपास से स्टार्ट होता है इन फॉर्म ऑफ डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर। वो एक स्क्रीनिंग टूल्स है। स्क्रीनिंग टूल्स का मतलब ही होता है वी आर स्क्रीनिंग, वी आर नॉट डेफिनेटिव। जब आपने स्क्रीनिंग किया, इफ़ द टेस्ट इज सजेस्टिंग सम प्रॉब्लम इज़ देयर बट दैट इज़ नॉट कन्फर्म, उसके लिए फिर 2 और टूल्स हैं जैसे CBS और एमनियोसेंटेसिस। अगर हम किसी बच्चे में मदर के ब्लड टेस्ट से ये स्क्रीन कर रहे हैं या मदर के अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि कुछ बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको फिर कंफर्म करना जरूरी है। कंफर्म करने के लिए इन्वेजिव टेक्निक्स है जैसे एमनियोसेंटेसिस, उसमें एक निडल डाल के मदर के बूम्स में और वो टेस्टिंग की जाती है। एक्चुअली दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, सो उनके लिए फिर सैंपल लेना और फिर उनके सैंपल के लिए लैब्स भी अभी डेडिकेटेड लैब्स कम है, इसलिए टाइम होता है। लेकिन अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है एबॉर्शन का, वो है 20 to 24 वीक्स, तो वो पीरियड दैट इज़ सफिशिएंट। उस पीरियड में हमें ये टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ जाती है। दूसरा, एबॉर्शन की जो एडवाइस है वो तभी दी जाती है जब ऐसी डिजीज़ है जो बच्चे की लाइफ के लिए एंडेंजर्ड है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या मदर के लिए लाइफ के लिए डेंजर है। अदरवाइज क्लोज करना, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। स्वाति, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, कोई भी एक सजेशन जो आप दर्शकों को देना चाहें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम एन मोमेंट पर अपना ट्रीटमेंट कराने भागते हैं जब दांत का दर्द असहनीय हो जाता है, तो मैं यही कहूँगी कि इतनी होलिस्टिक टॉक आज हुई है हर सब्जेक्ट के, हर मेडिसिन के बारे में, एलोपैथी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, तो प्रिवेंशन इज़ द ओनली टूल। आप अपने दांतों का ख्याल रखें, स्माइल का ख्याल रखें, चेहरे की खूबसूरती, बॉडी की खूबसूरती के साथ साथ अपने दांतों का खास ख्याल रखें और चेकअप रेगुलर करवाएं। मिनल, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमको हमारी सेहत हमारा सबसे बड़ा धन है, तो उसके लिए आप होम्योपैथी विदाउट साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसमें, तो इसको अपनाएं और इसमें बहुत सारी बीमारियों का बहुत सफल इलाज है, तो इसे अच्छे से अपनाएं और इसकी भ्रांतियों को छोड़ें। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उसको अवॉइड मत करिए, जस्ट एक कंसल्ट करिए। रूटीन है, होता आप लाइफ स्टाइल चेंजेस से उसको बेहतर कर ले तो आप टाइमली रोक पाएंगे, क्योंकि काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं बहुत एडवांस लेके आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइमली सिम्टम्स आइडेंटिफाई करिए। बॉडी अपना बोलती है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करेंगे तो लाइफ स्टाइल चेंजेस से भी आप रिकवर हो सकते हैं। दैट्स इट। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो बायोलॉजिकल एज है पेरेंटिंग की अप टू 30 ईयर्स, दैट इज़ द बेस्ट एज। थोड़ा प्लानिंग करके उसी एज में बच्चे हों तो वो बच्चे हेल्दी होते हैं। शादी नहीं हो रही उस एज में बच्चे कैसे प्लान करें? सेकंड, मदर का ध्यान रखना प्रेगनेंसी के टाइम पे, न्यूट्रिशन का, और इवन फॉर मेंटल हेल्थ है, विदाउट एनी स्ट्रेस, तो बेबीज जो होंगे वो हेल्दी होंगे, उसके होने के चांस बहुत अच्छे हैं। ठीक है संजीव सर, एक लाइन में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक टूल है जिसको कि हम जो डिजीज़, जो आइडेंटिफाइड डिजीज़ हैं, जैसे बोन मैरो से रिलेटेड, इवन हम ये कहते हैं कि जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है उनके लिए ये काम की चीज़ है। और ऐसा नहीं है जिन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यदि प्रिजर्व नहीं किया है तो बोन मैरो इटसेल्फ हमारे पास है। हम कभी भी हमारे ब्लड रिलेटिव हैं, ब्लड हमारे रिलेटिव हैं, खुद का है, वो हमारे पास स्टेम सेल हैं। सबसे बड़ा सोर्स जो है स्टेम सेल का बोन मैरो है, सभी के पास है। साथ में मैं दूसरा पॉइंट कहना चाहूँगा, डॉक्टर राजवीर चौधरी ने और आपने पूछा था रिफ्लेक्स एज के लिए, जो अर्ली एज में आ रहे हैं एट दी एज ऑफ 35 और 40, उसमें सर एडिक्शन का बहुत रोल है जो कि हम मिस कर रहे हैं। साथ में निकोटीन है, स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं। ड्रग्स सर आप देखेंगे हमारे यहाँ इतने ईजीली अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्सेज जो आपने बात की थी, वो रिफ्लेक्सेज का कारण एडिक्शन है, जिसपे कि हम आप सर क्लियर कर दीजिए, ड्रग्स का मतलब यहाँ कोकीन, अफीम, चरस, गांजा, क्योंकि दवाई को भी ड्रग्स कहते हैं। सर ये ड्रग्स, वो सर मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स है, वो ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स इज द, जैसे एज यू ऑलरेडी मेंशन, कोकीन है, निकोटीन है, जो भी हम स्मोकिंग में जितने भी आते हैं, दे आर द ड्रग्स। एंड बच्चों के लिए, बच्चे ही आपका, हमारा और देश का, तो मरेगा उसका तो क्या करेंगे, डॉक्टर्स भी क्या करेंगे सर? बट ये जहर ही तो है, धीमा जहर सही सर, धीमा जहर है, बट एज ए, जैसे आपने बोला ना कि हम रक्षक हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमारे साथी दर्शकों को, सभी सबको पता है। देखिए वो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उन पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि सर बड़ा लिखा है, बट समझ में नहीं। मैं आपको एक छोटा सा सर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, कि आपको, जैसे हम जिनको काउंसलिंग करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि
एवरेज एज क्या है, वो कहते हैं कि ठीक है खाने से क्या होगा, 2 साल पहले मर जाएंगे, तो कहते हैं कि ठीक है। एडिक्शन को आदमी नहीं छोड़ना चाहता, भले 2 साल उसकी लाइफ कम हो जाए, बट कब छोड़ता है, यदि कोई रियल उसके लाइफ में। और बच्चे के लिए सर बोलूंगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके देश के लिए बच्चे भविष्य, इन्हें बचा के रखें, अच्छी आदत डालें। राजवेंद्र जी, फाइनल कमेंट सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि न्यूरो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सी बार वो मेडिकली मैनेज होती हैं, और जहाँ सर्जिकल मैनेजमेंट की उनकी बात आती है, आज भी हिंदुस्तानी आबादी में हम देखते हैं कि लोगों में न्यूरोनल प्रॉब्लम्स का डर बहुत है। और जहाँ उसके सर्जिकल एस्पेक्ट की बात आती है, लोग ब्रेन और स्पाइन में, गांव के लोग आते हैं कुछ जो इवन ऐसी पैथोलॉजी जिनके लिए सीधी सीधी सर्जरी एडवाइजेबल है, उसमें भी डरते हुए उन प्रोसीजर्स को नहीं करवाते हैं, और फाइनली वो ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लेते हैं या और प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो उन लोगों के लिए राय है कि मेडिकल साइंस आज की तारीख में, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत एडवांस हो चुकी है। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप डिटेक्ट करने के बाद उससे घबराए नहीं कि भाई इसका मैनेजमेंट का जो पार्ट है आप उससे घबरा करके और फर्दर ट्रीटमेंट ना लें। साइंस आज की तारीख में इतनी एडवांस है कि अधिकतर चीज़ों का, मैं 100% चीज़ों की तो बात नहीं करता, लेकिन 99, 98 या 95% तक चीज़ों का आज ट्रीटमेंट है, और एक बेस्ट ट्रीटमेंट की तरफ साइंस धीरे धीरे जा रही है। तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर करवाएं। सर, आप सभी पैनल का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत से भ्रांतियों को दूर किया है। और एक लाइन में मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूं कि ईश्वर पर जब अटूट आस्था होती है ना, तो ही फिर वो संबंध स्थापित होता है। और जैसे ईश्वर पर आप अटूट आस्था रखते हैं, वैसे धरती के भगवान पर भी अटूट आस्था रखिए। आप सिर्फ अपनी बीमारी उनको बताइए, बाकी क्या करना है उन पर छोड़ दीजिए। जब ये भरोसा कायम होगा ना, बीमारी जड़ से मिटेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।